तो इस कहानी की शुरुआत एक कबीले को दिखाने से होती है जो कि एक जंगल में जंगली सुअर का शिकार कर रहे थे। ये लोग अपने पुराने रीति रिवाजों को काफी मानते हैं और उस हिसाब से अपनी जिंदगी व्यतीत करते आ रहे हैं। ये लोग अपने शिकार को पकड़ने के लिए जगह जगह पर फंदे लगा कर रखते हैं, क्योंकि ये सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अपने शिकार को फंदे में कैसे फंसाया जाता है। अब ये सभी आदिवासी अपने शिकार को उस जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर फंदा लगाया हुआ था। अब वो जंगली सुअर उस फंदे में फंस जाता है और मारा जाता है। अब ये सब लोग मिलकर उस शिकार को काटने लगते हैं। तभी उनमें से एक, जिसका नाम जैगुआर था, उसे झाड़ियों के पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है। अब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उनके पीछे एक दूसरे कबीले के आदिवासियों का ग्रुप था। जैगुआर उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वो लोग कहते हैं कि हम बस यहाँ से गुजरना चाहते हैं, जिसके बदले हम आपको ये मछलियाँ दे सकते हैं। वो सभी आदिवासी काफी जख्मी थे। जिस पर जैगुआर उनसे पूछता है कि आप लोगों के साथ में क्या हुआ है। जिस पर वो लोग बताते हैं कि हमारा कबीला पूरी तरह तबाह हो गया है और अब हम हमारा जीवन नए सिरे से शुरू करने के लिए कहीं और जा रहे हैं। जैगुआर एक्चुअली जानना चाहता था कि आखिरकार उनके साथ में क्या हुआ, इसलिए वो उनके पीछे जाने लगता है। पर तभी उसके पिता, जो कबीले के सरदार भी थे, वो उसे रोक लेते हैं। जैगुआर अब अंदर से परेशान है कि आखिरकार इनके साथ में क्या हुआ है जो इनको अपना कबीला छोड़ना पड़ रहा है। अब कुछ देर बाद जैगुआर और उसके लोग अपने कबीले पर आ जाते हैं और उस वक्त सभी लोग काफी खुश होते हैं और सभी मस्ती कर रहे होते। अब कुछ देर बाद रात होती है और ये सभी लोग सो जाते हैं। तभी इस कबीले के बाहर एक आदिवासी हम देखते हैं जो काफी खूंखार दिख रहा था और उसके साथ में उसके कुछ लोग भी थे जो झाड़ियों में मशालों के साथ में छुपे हुए थे। दरअसल ये सभी लोग आदमखोर है जो इस कबीले पर हमला करने के लिए आए हुए थे। अब हम जैगुआर को देखते हैं जो अपने घर से बाहर निकलता है। तभी वो आसपास झाड़ियों में जलती हुई मशाले देखता है। वो तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जैगुआर तुरंत अपने परिवार को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उन आदमखोरों में से एक जैगुआर के ऊपर हमला करता है। पर जैगुआर उसका काफी बहादुरी से मुकाबला करता है और उसे मार देता है। जिसके बाद वो अपने प्रेग्नेंट वाइफ और बच्चे को लेकर वहाँ से निकलता है और एक कुएं के पास आता है जो कुआं बिल्कुल सूखा हुआ था। जैगुआर उन्हें उस कुएं में छुपाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उन आदमखोरों में से एक उन्हें देख लेता है और अब जैगुआर उन्हें जल्दी जल्दी रस्सी से नीचे छोड़ने लगता है। अब इस गड़बड़ी में जैगुआर के हाथ से रस्सी छूट जाती है और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और बच्चा नीचे कुएं में गिर जाते हैं, पर वो ठीक होते हैं। अब ऊपर जैगुआर उस आदमखोरों से लड़ने लगता है। इस बीच वो आदमखोर उस कुएं में गिरने ही वाला था कि तभी जैगुआर उसे पकड़ लेता है। पर वो आदमखोर देख लेता है कि जैगुआर का परिवार नीचे कुएं में छुपा हुआ है, पर वो चिल्लाकर किसी को बताने की कोशिश करता उससे पहले ही जैगुआर उसे मार देता है। जिसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि उसे अपने लोगों को बचाने के लिए जाना होगा। हालांकि उसकी पत्नी उसे कहती है कि वो वहाँ से ना जाए, पर जैगुआर उसे वादा करता है कि हिम्मत रखो, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा, बस तुम यहाँ से कहीं भी जाने की कोशिश मत करना, अपने बच्चे के साथ में तुम यहीं छुपी रहना। अब इतना कहकर वो वहाँ से निकलकर अपने कबीले की ओर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके सभी साथी उन आदमखोरों के बंदी बन चुके थे। हालांकि जैगुआर अपने लोगों को बचाने की काफी कोशिश करता है, पर आखिर में वो भी बंदी बन जाता है। जैगुआर अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे माफ कर देना। अब ये बात मिडल आई नाम का एक आदमखोर सुन लेता है, जिससे कुछ देर पहले जैगुआर यहाँ पे लड़ रहा था। अब वो मिडल आई समझ जाता है कि ये इसका पिता है, इसलिए वो जैगुआर के सामने उसके पिताजी का गला काटकर उन्हें मार देता है। उसके बाद वो जैगुआर पर भी एक जोर का वार करता है, जिससे जैगुआर वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और जब जैगुआर की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसका पूरा कबीला तबाह हो चुका है और ये सभी लोग उनके बंदी बन चुके हैं। अब आगे इन सभी को एक के पीछे एक बांधकर लंबे सफर के लिए लेकर जा रहे थे। इन्हें रास्ते में वो लोग भी मिलते हैं जिन्होंने इन्हें मछलियाँ दी थी। वो लोग भी इनके बंदी बन चुके थे। अब इन सभी को कई दूर लेकर जा रहे थे, जहाँ सफर के दौरान इन्हें नदियों को पार करना पड़ता है और बड़े बड़े पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। और फिर इस लंबे और खतरनाक सफर के बाद में ये सभी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से वो आदमखोर आदिवासी आए थे। अब हम यहाँ पर कई सारे मरे हुए लोगों को देखते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से मरे थे, जो छूने से फैलता था। अब ये सभी एक गांव के पास में पहुंच जाते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी। वहाँ की जमीन पूरी बंजर बन चुकी थी और लोगों से वहाँ पर जबरन काम कराया जा रहा था। अब इस गांव को भी पार करके इन्हें और आगे ले जाया जाता है। अब इन सारे आदिवासी को ये आदमखोर एक व्यापारी के पास में लेकर जाते हैं। व्यापारी सरदार से पूछता है कि आपने कितने आदमी लाए हैं। इस पर आदमखोर कहता है कि ये मेरा बेटा बताएगा और इस बार पैसे अच्छे खासे मिलने चाहिए। अब इनकी बातें सुनकर हमें समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंसानों की बोली लगती है। इनकी औरतों के जिस्मों को यहाँ पर बेचा जाता है और इन आदमखोरों ने इन आदिवासियों को यहाँ पर
पर बेचने के लिए लाया हुआ था। अब औरतों को बेचने के बाद में आदमियों को एक अलग जगह पर लाया जाता है जहाँ पर इनकी बलि दी जाने वाली थी। अब जागवार की बलि देने वाले थे पर उतने में ही सूर्य ग्रहण हो जाता है, जिस वजह से हर तरफ अंधेरा छा जाता है और बलि देने की इस प्रथा को कुछ देर के लिए रोका जाता है। अब सूर्य ग्रहण हटने के बाद में इन सभी को एक खुले मैदान में लाया जाता है जिसके दूसरी तरफ एक घना जंगल होता है। अब ये सरदार इनसे कहता है कि अब तुम लोग भागो और अपने घर चले जाओ, जिसके बाद कुछ लोग भागने लगते हैं पर फिर पीछे से ये लोग उनके ऊपर तीर और भाले से हमला करते हैं, जिस वजह से काफी लोग मारे जाते हैं। अब जागवार भी अपने साथी के साथ में भागने लगता है पर उसका साथी तीर लगने की वजह से मारा जाता है और जागवार को भी एक तीर लगता है जो उसके शरीर के आर पार हो जाता है। पर जागवार अभी भी जिंदा था। ये देखकर सरदार का बेटा उसे मारने के लिए उसके पास आता है। अब वो जागवार को खंजर से मारने ही वाला था पर जागवार को जो तीर लगा था उसकी नोक तोड़कर जागवार सरदार के बेटे का ही गला चीर देता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। जागवार जंगल में आकर एक पेड़ पर खुद को छुपा लेता है। अब यहाँ पर सरदार का बेटा मर चुका था, जिसे देखकर सरदार गुस्से से पागल हो रहा था और जागवार को मारने के लिए वो अपने साथियों के साथ में जंगल की ओर निकल पड़ता है। अब जागवार जिस पेड़ पर छुपा था उस पेड़ पर एक एनिमल जागवार आ जाता है जो उसके पीछे लगता है। जागवार खुद को बचाने के लिए बड़ी ही तेजी से भागने लगता है। तभी उसे सरदार का एक आदमी देख लेता है, लेकिन वो जागवार को पकड़ता उससे पहले ही वो उस जानवर का ही शिकार हो जाता है और जागवार वहाँ से भाग निकलता है। पर वो सभी लोग जागवार के पीछे पड़ चुके थे। जागवार भागते हुए एक बड़े से झरने के पास में आकर रुक जाता है जहाँ पर रास्ता खत्म हो चुका था। अब ऊपर से नीचे कूदना मतलब सीधे मौत के मुंह में ही कूदना था, पर मौत तो पीछे भी उसके खड़ी थी, जिस वजह से वो बिना सोचे समझे नीचे छलांग लगा देता है और किस्मत से वो बच भी जाता है और तैरकर किनारे पर आता है। कबीले का सरदार उसे ऊपर से देख रहा था। अब जागवार उन्हें चुनौती देता है कि आओ और मुझसे लड़ो, अब ये मेरा जंगल है। इस जंगल में मेरे बाप दादाओं ने शिकार किया था और मैं भी इसी जंगल में पला बड़ा हूँ और तुम लोगों में अगर हिम्मत है तो नीचे आके मुझसे मुकाबला करो। अब सरदार का एक आदमी कहता है कि हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि आगे जाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। उसके ऐसी बातों को सुनकर सरदार सीधे गले पर उसके खंजर घुमाता है और उसे मार देता है, जिसके बाद ये सभी लोग एक एक कर नीचे कूदने लगते हैं, जिससे इनका एक साथी मारा भी जाता है। अब बाकी सभी लोग तैरकर किनारे पर आते और जागवार का पीछा करने लगते हैं और इधर भागते हुए जागवार एक दलदल में गिर जाता है, जिससे वो पूरी तरह सुन्न हो जाता है। अब वो खुद से ही कहता है कि मैं जागवार हूँ और ये मेरा जंगल है, मुझे यहाँ से कोई भी हटा नहीं सकता। जिसके बाद वो इन पर टूट पड़ता है और एक एक कर इनका शिकार करने लगता है। पहले तो वो इनके ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियां छोड़ता है और मेंढक का जहर निकाल कर बहुतों को ठिकाने लगाता है। अब जागवार के सामने वो लिटिल आई आ जाता है जिसने उसके पिताजी को मार दिया था। अब दोनों के बीच में काफी संघर्ष होता है। वो लिटिल आई जागवार के ऊपर वार करता है पर वो अपने वार से चूक जाता है, पर जागवार अपने वार से नहीं चूकता और उस लिटिल आई को मौत के घाट उतार देता है। अब कुछ ही देर में वहाँ पर जोर की बारिश होने लगती है पर जागवार की बीबी और बच्चा अभी भी उसी कुएं में थे। बारिश के पानी से कुआं तेजी से भर रहा था और ये लोग डूबने से बचने के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे। वो बच्चे को लेकर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी पर थोड़ी ही ऊपर चढ़ने के बाद में ये फिर से नीचे गिर जाते हैं। अब इस वजह से जागवार के वाइफ के पेट में दुखने लगता है क्योंकि वो पहले ही प्रेग्नेंट थी, शायद उसे अब बच्चा होने वाला था। जागवार दौड़कर कुएं के पास में आता है और उसे देखकर उसकी वाइफ कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, पर सरदार के कुछ आदमी अभी भी उसके पीछे लगे हुए थे। जागवार को फिर वहाँ से भागना पड़ता है पर सरदार के आदमी जागवार के बीवी बच्चों को देख लेते और वहीं कुएं के पास में रुक जाते। अब उधर सरदार जागवार के पीछे लग जाता है। जागवार भागते भागते अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे आगे कुछ नजर आया था। उतरे में ही सरदार जागवार को देख लेता है और एक तीर उसके शरीर के आर पार मार देता है जो उसके दिल के बिल्कुल थोड़े ऊपर जाकर लगता है। लेकिन फिर भी जागवार खड़े होकर उस सरदार को चुनौती देता है कि आओ और मेरे से बराबरी का मुकाबला करो और फिर सरदार तीर और कमान नीचे फेंक देता है और उसके बाद में उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। दरअसल ये वही फंदा था जिससे जागवार और जागवार के कबीले वाले बड़े से बड़ा शिकार किया करते थे। इस फंदे में नोकीली बड़ी बड़ी लकड़ियां लगी हुई होती है जो सरदार के सीने के आर पार हो जाती है और सरदार की वही मौत हो जाती है। अब कुएं के पास के दो आदमी फिर जागवार के पीछे आते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं और फिर जागवार को वहाँ से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ जागवार की पत्नी अभी भी दर्द से तड़प रही थी और उस कुएं से निकलने के लिए काफी संघर्ष कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो आखिरकार उसी कुएं में एक बच्चे को जन्म दे देती है। अब जागवार भागते भागते समंदर के किनारे आ जाता है और हैरानी के साथ समंदर की तरफ देखने लगता है। सरदार के दो आदमी उसके पीछे आकर खड़े हो जाते, लेकिन वो जागवार को मारते नहीं है बल्कि हैरानी से वो भी समंदर की तरफ देखने लगते हैं। अब समंदर
अंदर में हम देखते हैं कि कई सारे बड़े बड़े जहाज उसी टापू की ओर आ रहे थे। मौका देखकर जागवार वहाँ से भाग निकलता है और अपनी पत्नी के पास में आता है और आखिरकार उनको सही सलामत कुएं से बाहर निकालता है। अब आखिर के सीन में हमें दिखाया जाता है कि जागवार और उसकी पत्नी वहीं समंदर किनारे आकर उन जहाजों को देख रहे थे। जागवार की पत्नी उससे पूछती है कि क्या हमें उनकी तरफ जाना चाहिए, जिस पर जागवार उससे कहता है कि नहीं, हम जंगल की तरफ जाएंगे और जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे। जिसके बाद जागवार अपने परिवार के साथ में जंगल की तरफ निकल जाता है, क्योंकि इन जहाजों में जो लोग आए थे वो यूरोपियंस थे और इन टापुओं को वो अपने कब्जे में लेना चाहते थे। इनके पास में इतने आधुनिक हथियार थे जिससे ये आदिवासी, जिन्हें माया सभ्यता के लोग कहा जाता है, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है।